लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में चल रही एक बड़ी अदावत का अंत हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आख एक साथ नजर आए हैं। इसके पीछे अहम भूमिका निभाई है निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने। ये रिपोर्ट देखिए। खत्म हुई बगावत, अदावत का अंत, दोनों के दिल मिले, खत्म हुआ द्वेष, चुनाव से पहले एकता का संदेश। जब चुनाव सिर पर हो तो बागियों से निपटना जरूरी होता है, खासकर तब जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो। ऐसा ही कुछ प्रदेश की सियासत में भी हुआ, जब लंबे समय से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आख्या की अदावत का अंत हुआ। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के बीच कई सालों से राजनीतिक मनमुटाव चल रहा था। हालांकि दोनों के बीच चल रहा कोल्ड वॉर अब खत्म हो गया है। बता दें, विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ सीट से टिकट काटे जाने के बाद आख्या ने बगावत कर दी थी और टिकट काटने का आरोप सीपी जोशी पर लगाया था। विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त हो गई थी। इसी के बाद से पार्टी पदाधिकारियों को चित्तौड़गढ़ में बिखराव की चिंता सताने लगी। इधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीपी जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो उधर विधायक आख्या भी अपने करीबी को मैदान में उतारने की तैयारी करने लगे। तो वहीं कांग्रेस ने कटावर नेता उदयलाल आंजना को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिससे बीजेपी आलाकमान की चिंताएं और बढ़ गई। दोनों दिग्गजों के बीच मनमुटाव के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर वरिष्ठ नेता श्रीचंद कृपलानी लगातार कोशिशों में लगे हुए थे। हालांकि शनिवार देर रात जयपुर में सीएम भजनलाल के नेतृत्व में एक मीटिंग चली, जिसमें दोनों के बीच सुलह हो गई और दोनों ने अपनी अदावत खत्म कर पीएम मोदी के पक्ष में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। चंद्रभान सिंह अब पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन देने के लिए राजी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में आख्या की बगावत से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में आख्या के समर्थन से चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। साथ ही पार्टी ने दोनों दिग्गजों के दिल मिलाकर एकता का भी संदेश दिया है। राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही स्थायी मित्र। लोकसभा चुनाव के लिहाज से चंद्रभान सिंह आख्या और सीपी जोशी ने अपनी राजनीतिक अदावतें भुला दी है। अब एक बार फिर से वे एकजुटता का संदेश देते नजर आ रहे हैं। इसका फायदा आने वाले चुनाव में कितना मिल सकेगा, ये तो खैर समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं भारतीय नौसेना की। दरअसल भारतीय नौसेना समंदर में अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। एक बार फिर नेवी के कमांडोज ने समंदर में बड़ा ऑपरेशन किया है और सोमालिया के लुटेरों को घुटने पर ला दिया। कहा जा रहा है कि 35 डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेवी ने इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। समंदर में हिंद के जाबाजों का पराक्रम। सोमालिया के डकैतों का सरेंडर। भारतीय नौसेना को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नेवी के शूरवीरों के आगे सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने घुटने टेक दिए। लुटेरों ने नेवी के धुरंधरों से मुकाबला करने की भरसक कोशिश की, लेकिन नेवी ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने समंदर में ऐसा पराक्रम दिखाया, जिससे 35 सोमालियाई डकैतों को सरेंडर करना पड़ा। इतना ही नहीं, नौसेना ने मालवाहक जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों को भी सुरक्षित बचाया। इस तरह नेवी ने 3 महीने पहले हाईजैक हुए जहाज को सोमालिया के खुखार लुटेरों से बचा लिया।
नेवी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक समुद्री लुटेरा नेवी के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता दिख रहा है। नेवी के कमांडो ने डकैतों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद नेवी ने समुद्री डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। भारतीय तट से तकरीबन 1400 समुद्री मील दूर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके लिए इंडियन नेवी ने P-8I समुद्री गश्ती विमान, वॉरशिप INS कोलकाता और INS सुभद्रा को उतारा। C-17 विमान से मार्कोस कमांडो को कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद लुटेरों को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा। नेवी को सूचना मिली थी कि सोमालिया के समुद्री लुटेरे समंदर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और इसके लिए वो हाईजैक किए गए जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में इस जहाज को हाईजैक किया गया था। ये जहाज माल्टा का था और इसका नाम MV रुएन है। सोमालिया के लुटेरे MV रुएन का इस्तेमाल लूट की गतिविधियों के लिए कर रहे थे। नेवी के मुताबिक 15 मार्च को जब हेलीकॉप्टर इस जहाज के करीब पहुंचा तो समुद्री लुटेरों में हड़कंप मच गया। लुटेरों से सरेंडर और बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद नेवी के मार्कोस कमांडो भी हरकत में आए और सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि 35 लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। इससे पहले भारतीय नौसेना ने 14 मार्च को हिंद महासागर में बांग्लादेशी जहाज MV अब्दुल्ला को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचाया था। सोमालिया के डकैत समंदर में काफी सालों से आतंक मचाते हुए आए हैं। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समंदर में बड़ी तादाद में मछलियां हैं। साल 1990 तक मछली का कारोबार ही यहाँ के लोगों के जीवन यापन का साधन था। तब समुद्री लुटेरों का कोई भय नहीं था, लेकिन सोमालिया के हालात बदल गए। देश में सिविल वॉर छिड़ गई। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया, लोगों का रोजगार छीनने लगा और साल 1990 के बाद से ही सोमालिया के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। मालवाहक जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला बदस्तूर चलता आ रहा है। लेकिन ये समुद्री लुटेरे भारतीय नौसेना से बेहद खौफ खाते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना हमेशा इन डकैतों पर भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और स्पेशल रिपोर्ट में एल्विश यादव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। दरअसल एल्विश यादव की कोर्ट में पेशी हुई है। एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से है। एल्विश यादव की कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। बिग बॉस OTT विनर और यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। रेप पार्टी में सांपों के जहर के सप्लाई के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट में पेशी हुई। अब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर एल्विश यादव को भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एल्विश यादव को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे। उनके कई वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुए थे और आपको याद होगा कि इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है और अब इस पूछताछ के आधार पर ही, चूंकि FSL रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है, जो सैंपल लिया गया था उसमें सांपों का जहर मिला है और ये एक बड़ा आधार था उनकी गिरफ्तारी का। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब एल्विश यादव फेमस यूट्यूबर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर एल्विश यादव को भेजा है। सांप के जहर के मामले में एल्विश यादव को जेल भेजा गया है। तो अब सलाखों के पीछे गिरफ्त में है एल्विश यादव, फेमस यूट्यूबर। अपने दर्शकों को बता दें कि रेप पार्टी मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेजा गया है। पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए जानिए। सांप के जहर की तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई। 2023 में भी नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की थी और FSL रिपोर्ट में जब सैंपल में सांप का जहर की पुष्टि हुई, उसी आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है और अब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया है एल्विश यादव को।
बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूट्यूबर एल्विश यादव पर आरोप है कि इसने सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में सप्लाई के जरिए किया है। नोएडा की रेव पार्टियों में नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे सांपों के जहर का केस एल्विश यादव को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई के केस में नोएडा पुलिस ने एल्विश से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की है। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई के मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो गई। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बीते वर्ष एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें 5 सपेरे और साथ ही एल्विश यादव का नाम सामने आया था। पुलिस लगातार इसमें अपना काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, साक्ष्य संकलन जुटा रही थी और आज गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एल्विश यादव को जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको साथ में बता दें, इन्वेस्टिगेशन में नोएडा पुलिस ने धाराएं भी बढ़ाई हैं। धारा 284, 279, 120B वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर की जांच के लिए जयपुर FSL सैंपल भेजे थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोबरा करेल प्रजाति के सांपों का जहर था। बताते चले कि इस मामले में एल्विश यादव समेत कुछ और लोगों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 20 और 49 थाने में केस दर्ज हुआ था। नोएडा पुलिस ने FSL से जहर के कंपोजिशन की डिटेल मांगी थी। खबर है कि पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने और FSL की रिपोर्ट के आधार पर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। DCP हमारे साथ हैं यहाँ पर विद्या मिश्रा जी। सर, पूरा मामला क्या था, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, आज कब बुलाया था पूछताछ के लिए एल्विश को? ये देखिए, पहले से अभियोग पंजीकृत था, इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही थी और FSL की रिपोर्ट के बाद से बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पूछताछ में इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। इस साक्ष्य के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, कौन आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया और क्या आरोप है इनके ऊपर? एल्विश यादव है। इनके द्वारा रेव पार्टीज में जो स्नेक वेनम्स का प्रयोग किए जाने का मामला प्रकाश में आया था और हमारे रिपोर्ट से भी प्रमाणित हुआ है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, कितने दिन की रिमांड मिली है आज कोर्ट से? अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, एल्विश यादव के पास जो आप लोगों ने जो आपने मटेरियल बरामद किया था सर, और जो जहर बरामद किया था उसकी फोरेंसिक जांच भी आपने कराई थी, उसमें भी जो चीजें आई थी वो जो इनके खिलाफ जाती थी सर? जी, फोरेंसिक जांच में सारी चीजें प्रमाणित थी। सांपों की तस्करी और रेव पार्टी को लेकर चल रही जांच में पिछले साल नवंबर में आरोपियों को रिमांड पर भी लिया गया था। इसके बाद नोएडा पुलिस ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की थी। इसमें आरोपियों की तरफ से कई खुलासे भी किए गए थे। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस के सामने कबूल किया था कि इन रेव पार्टियों में बीन प्रोग्राम और सांपों का खेल भी करवाया जाता है और इनका कनेक्शन एल्विश और फाजिलपुरिया से भी बताया गया। इसके बाद पुलिस पता लगाने में जुट गई थी। इसके अलावा आपको बता दें, FSL की रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ था कि जो सांपों का जहर बरामद हुआ था वो करहत प्रजाति का था। साथ ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने कंपोजिशन के लिए भी लेबोरेटरी को पत्र भेजा था। कंपोजिशन भी मिल गया है। ये घटना बीते साल 3 नवंबर की है, जब नोएडा सेक्टर 51 में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास 9 सांप मिले थे, जिनमें से 5 कोबरा सांप थे। इन लोगों के पास से पुलिस को 20 ml संदिग्ध जहर भी मिले थे। हालांकि पुलिस की तरफ से बताया गया था कि उस हॉल से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें एल्विश यादव शामिल नहीं था। लेकिन नवंबर में इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसमें बताया जा चुका है कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ नोएडा के फार्म हाउस पर वीडियो बनाता था। चलिए स्पेशल रिपोर्ट में बढ़ते हैं आगे। दरअसल प्रदेश में काली कमाई करने वाले लोक सेवक ACB की रडार पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद ACB ने घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए नया रोड मैप तैयार किया है। काली कमाई पर कसेगा शिकंजा, घूसखोरों पर रडार रोड मैप तैयार, करप्शन पर ACB का एक्शन प्लान। ACB के DG राजीव शर्मा ने नया पदभार संभालते ही काली कमाई करने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया है।
न्यूज 18 से खास बातचीत में एसीबी के डीजी राजीव शर्मा ने इस मुहिम को लेकर के कहा कि इस साल महज 2 महीने में 4 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। इसमें बीकानेर के एक आबकारी अफसर और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का नाम शामिल है। इस वर्ष में हमने चौथी कार्रवाई की है। जो भ्रष्ट अधिकारी जो आय से अधिक संपत्ति के अर्जित करने के जो मामले सामने आते हैं, तो उस तरह की ये चौथी कार्रवाई, तीसरी और चौथी कार्रवाई है। और प्रयास ये है कि जो भी ऐसे अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अर्जित करके और प्रॉपर्टीज या अन्य अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, तो उनको चिन्हित किया जाके और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। प्रदेश में काली कमाई करने वाले लोक सेवक एसीबी के रडार पर है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए नया रोड मैप तैयार किया है, जिसमें प्रदेश में आय से ज्यादा बेहिसाब चल अचल संपत्ति अर्जित करने वाले सरकारी अफसर और कर्मचारी हैं। साथ ही एक्शन प्लान के तहत एसीबी की इंटेलिजेंस विंग काली कमाई की जानकारी भी जुटा रही है। मैं चाहूँगा कि जागरूक नागरिक भी इस संबंध में हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 1064 और व्हाट्सएप नंबर है 94 135 028 34, तो वो भ्रष्टाचार संबंधी जो भी उनके पास सूचना हो, चाहे वो उनके साथ उनसे सीधी तरह से संबंधित हो या ऐसी कोई सूचना जो उनके पास हो जो भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में हो, तो वो अगर मैं साझा करेंगे तो हमारी कार्रवाई और प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। आने वाले दिनों में आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों पर एसीबी का शिकंजा और बढ़ेगा, जिसके लिए एसीबी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आ रही है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमीन पठान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल वन विभाग की टीम ने मामला दर्ज किया था। अमीन पठान ने कल कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और दरअसल प्रदर्शन का आह्वान किया था। अमीन पठान की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची है पुलिस। इस दौरान अमीन पठान के समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद भी हैं। तो आपको कोटा से बड़ी खबर दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमीन पठान की गिरफ्तारी हुई है। कल वन विभाग की टीम ने मामला दर्ज किया था। दरअसल अमीन पठान ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने का कल आह्वान किया था और पठान की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस पहुंची। इस दौरान वहां पर उनके भीड़ एक समर्थकों की नजर आ रही है और इसीलिए वहां पर पुलिस अलर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।